हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे। एग्ज़ाम भी पास में आते जा रहे हैं, सो थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। तो सीपीसी का जो चैप्टर 1 है उस पे से पढ़ेंगे। डिक्री जो हमारा आता है, अब डिक्री के पहले कुछ सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2। तो अब उसको उसके बाद ये जो हमारा दिया हुआ है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 9 निर्णय मतलब जजमेंट क्या होता है। देन निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। और यहाँ पर जो अपील होती है वह डिक्री की होती है, ना कि निर्णय की। मतलब जो यहाँ पे अपील की जाती है वो डिक्री की अपील की जाती है, निर्णय की अपील नहीं की जाती है। इसलिए निर्णय का नहीं बल्कि डिक्री का निष्पादन या पालन करवाया जाता है। तो यहाँ पे होगा कि जो अगर पालन होगा तो डिक्री का होगा, निष्पादन होगा तो भी वो डिक्री का होगा। अब आते हैं, डिक्री हमारी सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में आती है। इसमें इसकी परिभाषा दी गई है। डिक्री या तो प्रारंभ या अंतिम हो। मतलब डिक्री है तो ये को या प्रारंभ हो या अंतिम हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो प्रारंभिक ही हो या फिर अंतिम ही हो। प्रारंभिक डिक्री वाद के बीच में कभी भी दी जा सकती है। जो प्रारंभिक डिक्री होती है वो अगर कोई वाद है तो उसके बीच में कभी भी दी जा सकती है। अंतिम डिक्री वाद के निपटारा करने के बाद ही दी जाती है, लेकिन जो अंतिम डिक्री होती है जब तक वाद का निपटारा नहीं होगा तब तक अंतिम डिक्री नहीं। अब इसके अंतर्गत शामिल क्या क्या है। वाद का नामंजूर किया जाना मतलब रिजेक्शन ऑफ प्लांट। फिर आता है धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण आता है। इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत क्या क्या, देखो जो हमने ऊपर पढ़ा ये था कि इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल। इसके अंतर्गत शामिल था वाद का नामंजूर किया जाना, और सेक्शन 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारणा आता है। ठीक है, ये किसी प्रश्न की अवधारणा थी। अब जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है वो क्या है, कोई ऐसा न्याय निर्णयन जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। व्यतिक्रम के लिए खारिज का कोई आदेश नहीं है। मतलब व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश नहीं है। अब इसका स्पष्टीकरण क्या है, कहता है डिक्री प्रारंभिक तब होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटाने के पहले दी जाती है। अगर वाद जो होता है अगर वो पूर्ण रूप से नहीं ख़त्म हुआ है और उसके निपटाने के पहले जो डिक्री दी जाती है वो प्रारंभिक डिक्री होती है। और डिक्री अंतिम तब होती है जब ऐसा न्याय निर्णयन वाद के पूर्ण रूप से निपटा देता है। अगर कोई झगड़ा है या फिर कोई भी वाद है, अगर वो पूरा निपट गया उसके बाद जो होती है जो दी जाती है वो अंतिम डिक्री होती है। डिक्री और निर्णय में अंतर। अब डिक्री और निर्णय में अंतर क्या है, तो देखो डिक्री का जो पॉइंट है ये हम अगर पॉइंट वाइज ऐसे 2 भागों में डिवाइड करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखो डिक्री का जो फर्स्ट पॉइंट है, डिक्री के अंदर टाइप्स होते हैं। जो डिक्री होती है उसके अंदर कई टाइप्स होते हैं। निर्णय में ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब निर्णय तो निर्णय ही होता है, उसके कौन सा टाइप की, हाँ निर्णय करना है तो करना है। अब डिक्री बाद में पारित की जाती है। जो डिक्री होती है वो बाद में पारित की जाती है, लेकिन जो निर्णय होता है वो पहले सुनाया जाता है। डिक्री न्याय निर्णयन का प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है, लेकिन जो निर्णय होता है वो जहाँ न्यायालय वाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। ये है हमारे डिक्री और निर्णय के बीच में अंतर। अब हम लोग जानेंगे डिक्री के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। देखो, कोई वाद या संसथित किया जाना, न्यायालय का न्याय निर्णयन होना चाहिए जो न्यायिक प्रारूप में अवधारित होना चाहिए। देखो, कोई वाद संसथित किया जाना, न्यायालय का न्याय निर्णयन होना चाहिए जो न्यायिक प्रारूप में अवधारित होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, वाद का निपटारा किया गया हो। फिर विवाद का पूरी तरह से निश्चायक रूप से अवधारण किया गया हो। डिक्री न्याय निर्णयन का प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है। आते हैं सीआरपीसी के ब्रीफ हिस्ट्री में, संक्षिप्त इतिहास जिसको बोलते हैं। भारत में व्यवहार प्रक्रिया संहिता का इतिहास वास्तविक रूप से सन 1859 से प्रारंभ होती है। ठीक है, भारत में प्रथम सीपीसी 1859 में गवर्नर जनरल की सहमति के बाद पारित की गई थी। मतलब जो ब्रीफ हिस्ट्री में बताया गया है तो इसमें क्या है, भारत
भारत में व्यवहार प्रक्रिया संहिता का इतिहास जो है वो वास्तविक रूप से सन 1859 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारत में जो फर्स्ट सीपीसी आई थी वो कब आई थी? 1859 में गवर्नर जनरल की सहमति द्वारा पारित की गई थी। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है सन 1859 के सीपीसी में एकरूपता लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। फिर भी यह एक अपूर्ण संहिता मानी जाती रही है। मतलब कि देखो, सन 1859 के सीपीसी में एकरूपता मतलब एक जैसा लाने के लिए महत्वपूर्ण काफ़ी योगदान दिया गया था, बट इस पर क्या हुआ था, लेकिन ये तब भी एक अपूर्ण संहिता थी। फिर यह सन 1859 के व्यवहार प्रक्रिया संहिता में आवश्यकता अनुसार सन 1877, 1879 और 1882 में संशोधन किए गए। इसका जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता था ये आवश्यकता अनुसार 1877 में और 1879 और 1882 में संशोधन इस पे हुआ। उसके बाद अंततः इस संहिता को 1908 में परिष्कृत रूप में लागू की गई। मतलब ये पूरी तरह नहीं, लेकिन परिष्कृत रूप में लागू किया गया था इसको। फिर आते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इसमें जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 21 मार्च 1908 और लागू कब से हुई थी? ये 1 जनवरी 1909 से। मतलब जो इस पे ये मेन ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो इस पे सिविल प्रक्रिया संहिता में जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 21 मार्च 1908 में, और ये जब लागू हुई थी, ये लागू हुई थी 1 जनवरी 1909 में लागू हुई थी। सीपीसी 1908 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में क्या है, जो देखो जो सीपीसी 1908 है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें प्रथम भाग में 150 धाराएं हैं, सॉरी 158 धाराएं हैं। मतलब जो प्रथम भाग है उसमें 158 धाराएं हैं। जो संहिता शरीर या मूल निकाय है, इस भाग में सामान्य सिद्धांतों का समावेश किया गया है जो क्षेत्राधिकार का सृजन करती है, और इस भाग में संशोधन सिर्फ संसद कर सकती है। मतलब यानी कि कोई भी संशोधन कर ले, संसद ही इस पर संशोधन कर सकती है। और जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में 51 आदेश है। पहले भाग में 158 धाराएं थी, दूसरे भाग में 51 आदेश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया संबंधित है, यदि इसमें कुछ संशोधन करना हो तो यह शक्ति उच्च न्यायालय को दिया गया। अगर दूसरे भाग में संशोधन किया जाना है तो ये जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय के पास है। अब इसका उद्देश्य क्या, यह वाद दायर किए जाने से लेकर डिक्री के निष्पादन तक की कार्यवाही के नियमित एवं नियंत्रित करना है। इसलिए सीपीसी शुद्ध रूप से एक प्रक्रिया विधि है। देखो, सबसे बड़ा आदेश 21 है, जिसमें कुल 106 नियम, मतलब इसमें से जो 51 आदेश दिए गए हैं इनमें से जो सबसे बड़ा आदेश है वो आदेश 21 है, जिसमें 106 नियम दिए गए। अब आते हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में क्या बताया गया, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार बताया गया। संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। प्रारंभ इसका हुआ था 1 जनवरी 1909 से लागू हुई थी। विस्तार नागालैंड और जनजाति क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। मतलब इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है, केवल 2 क्षेत्रों को छोड़ के, एक नागालैंड और जनजाति क्षेत्र। परंतु संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संहिता को संपूर्ण नागालैंड राज्य या उसके किसी भाग जनजाति क्षेत्र में लागू कर सकती है। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण जनजाति क्षेत्र से अभिप्रेत है, जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्र में शामिल थे। 4 नंबर, अमीन दीवी द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम अभिकरणों और लक्षद्वीपों एवं राज्य क्षेत्रों में यह संहिता लागू होगी और वहाँ के किसी नियम या विनियम का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या परिभाषा है। अब 2 का सबसेक्शन 1 संहिता, इसके अंतर्गत सभी नियम आते हैं। अब 2 का सेक्शन नंबर 18 नियम क्या है, प्रथम अनुसूची में अंतर्विष्ट या धारा 122 या धारा 125 के अधीन निर्मित नियम और प्रारूप अभिप्रेत हैं। अब धारा 2 का सबसेक्शन 9 निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधार का कथन अभिप्रेत है, और यहाँ पर जो अपील होती है वह डिक्री की होती है। मतलब जो अपील होगी वो डिक्री की होगी, निर्णय की अपील नहीं होगी।
ना कि निर्णय की, इसलिए निर्णय का नहीं बल्कि डिक्री का निष्पादन या पालन करवाया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है धारा 2 का सबसेक्शन 3 डिक्रीदार। अब डिक्रीदार क्या होता है, पहले हम लोगों ने डिक्री वगैरह पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे डिक्रीदार क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है वह डिक्रीदार होता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई हो या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया वो होता है डिक्रीदार। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 10 निर्णित ऋणी जजमेंट डिबेटर। ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया वह निर्णित ऋणी होगा। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई हो या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया वह निर्णित ऋणी व्यक्ति होगा। अब सेक्शन 2 का सबसेक्शन 4 जिला। इसके अंतर्गत जिला न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं और उच्च न्यायालय के मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की सीमाएं आती हैं। इसमें क्या क्या आता है देखो, इसके अंतर्गत आता है जिला न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं और उच्च न्यायालय के मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की सीमाएं आती हैं। ओके, इसके आगे की हम जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।